हमें समरसता के साथ समानता लानी है। उसके लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होने चाहिए। उन बच्चों के लिए भी जो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, जो इक्वालिटी की परस्यूट है, जो समता समाज में लाने का जो मिशन है, इसने कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। फेयर समाज तभी होगा जब समता भी होगा। तो लेकिन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ आउटकम के लिए जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। सरकार को कुछ हस्तक्षेप करना होगा ताकि जो अच्छे संसाधन जिन्हें माँ बाप से नहीं मिल पा रहे हैं, उनको वो सब चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन का तो मुद्दा दूसरा है, समानता उससे आएगी। और समानता की जो मिशन है, हमें याद रखना चाहिए, उसने माओवाद भी पैदा किया है, साम्यवाद भी पैदा किया। ये कभी भी अंधे तरीके से परस्यू नहीं की जानी चाहिए, हिंसा के साथ या प्रताड़ना के साथ। सभी पॉलिसीज के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो। तो हमें जब समाधान ला रहे हैं तो उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसके लिए एक तरीका ये होता है कि पायलट प्रोजेक्ट पहले किया जाए, एक लिमिटेड एरिया में उसको जारी करके देखा जाए कि इस नीति को या कानून को लाने से क्या असर निकलता है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षक प्रोफेसर देवेश विजय जी। आज हम लोग बातचीत करेंगे यूजीसी के जो एक नए नॉर्म्स आए हुए हैं, खासकर जातिवादी संरक्षा या उत्पीड़न से रोकने के लिए, उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। इसके समर्थक भी उतने ही तीव्रता के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं, तो उसी तरह विरोधी भी इसको उतने ही तार्किक तरीके से आलोचना कर रहे हैं। अब इसकी चर्चा इस संदर्भ में भी हो रही है कि जिस प्रकार जातीय उत्पीड़न रोकने के लिए जो कानून बनाए गए, कहीं उसकी पुनरावृत्ति यहाँ भी ना हो। ठीक इसकी चर्चा कहीं दहेज विरोधी कानूनों से हो रही है, तो फिर जातीय उत्पीड़न रोकने वाले कानूनों से हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इन कानूनों के आड़ में कहीं जातीय, एक तरीके से कहिए कि वैमनस्य निकालने का कहीं एक मार्ग न हो जाए। इनके अतिरिक्त क्या कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं जो विश्वविद्यालय में एक समानता का माहौल बना सकती हैं? इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर आज हमारी चर्चा रहेगी। सर, स्वागत है आज की इस वार्ता में। मैं चाहता हूं कि आपने इतने दिनों तक इस बिल का एनालिसिस करने के बाद आपके अपने व्यक्तिगत जो 3 दशकों के अनुभव रहे हैं, उनके आधार पर आप इसको व्याख्यायित करें और ये भी बताएं कि दिल्ली और जेएनयू जैसे संस्थाओं में जो देश के प्रबुद्ध माने जाने वाली संस्थाएं हैं, उनका क्या असर रहा है। अगर वहां से कुछ सीखा जा सकता है तो वो चीजें क्या हो सकती हैं, और कौन से ऐसे सुधार करने की जरूरत है जो भारत के सभी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में लागू हो। सर। धन्यवाद ओमकार जी, आपने बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण विषय उठाया है, क्योंकि जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, इसके त्वरित भी और दूरगामी बहुत गंभीर और कारगर प्रभाव भी हो सकते हैं। पर ये तभी होगा बेहतर अगर इसको थोड़ा संशोधित करके लागू किया जाएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जिस यूजीसी की अधिसूचना की बात हो रही है वो है क्या। 2012 में एक पहले अधिसूचना जारी हुई थी, जिसके द्वारा जो उच्च शिक्षा संस्थान है, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, सब में और प्राइवेट में भी ये जारी हो गया था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है तो उसकी आसानी से शिकायत की जा सके। उसके लिए हर संस्था में एक सेल होना चाहिए। और SC/ST एक्ट पहले से है, तो उसके तहत कार्रवाई की जा सके और कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए पीड़ित के रास्ते में शिकायत करने। परंतु ये एक कमी रही कि बहुत सारी संस्थाओं में जो स्थानीय दबाव होते हैं, उनके कारण हर बार पीड़ित को न्याय शायद नहीं मिलता था, और कई बार कंप्लेंट्स को सीरियसली नहीं लिया जाता था, और जो कमेटियां बनाई जानी चाहिए थी इन शिकायतों को निरीक्षित करके उन पर कार्रवाई करने के लिए, वो कई बार बनाई भी नहीं गई। तो उस सब को ठीक करने के लिए एक अभी अधिसूचना की यूजीसी लाई है, जिसके अंतर्गत बहुत
बड़े परिवर्तन अब कर दिए गए हैं। एक तो हर संस्था में एक इक्वालिटी सेंटर होगा, उसके तहत एक इक्वालिटी कमिटी होगी जो स्थायी होगी, और इसके अलावा इक्वालिटी एक नोडल ऑफिसर होगा जो की जिम्मेदारी होगी उसकी, यूजीसी जिसको मॉनिटर करेगी। अगर कोई भी शिकायत वो लोग कार्रवाई के लिए नहीं लेते हैं तो यूजीसी अब ग्रांट भी रोक सकती है, किसी डिग्री को डी रिकॉग्नाइज कर सकती है, पूरी संस्था को डी रिकॉग्नाइज कर सकती है। तो ये गंभीर अब क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है। शायद मेरे ख्याल से अभी डिस्कनेक्शन हुआ था। हम्म। ओंकार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके। जारी रखते हैं। तो ये अब इसमें एक और परिवर्तन है कि इक्वालिटी स्क्वाड भी बनाई जाएगी हर संस्था में, जो कि अपने आप मॉनिटरिंग के लिए धावे बोलेगी, हम्म और ऑनलाइन एक 24 आवर्स हेल्पलाइन चलेगी वगैरह। ये सब चीजें ठीक है, करी जा सकती। पर एक जो बहुत ही गलत इसमें परिवर्तन हुआ है पहले से, वो ये है कि झूठी कंप्लेन के खिलाफ की जो सजा का प्रावधान था पहले, उसको हटा दिया गया। हम्म ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत एक इसमें कमी है। और क्योंकि ये कई बार बहुत सब्जेक्टिव भी होता है कि डिस्क्रिमिनेशन के लिए किया गया है, किसी बच्चे को लग रहा है मेरे नंबर इसलिए कम किए गए क्योंकि मैं किसी जाति से हूँ या किसी धर्म से हूँ, तो उसकी भावना भी हो सकती है। तो उसको लेकर के कोई जल्दीबाजी में झूठी कंप्लेंट ना करे, क्योंकि उससे करियर बर्बाद हो सकते हैं। करियर अगर बर्बाद होता है तो पूरा परिवार भी बर्बाद होता है, हम्म तो उनकी भी हमें चिंता करनी चाहिए। तो झूठी कंप्लेंट के लिए सजा का प्रावधान बहुत जरूरी है। दूसरा, इसमें एक पहले से कमी आई है कि SC/ST एक्ट में नॉन बेलेबल क्राइम माना गया है डिस्क्रिमिनेशन, और शिकायत पर फौरन अरेस्ट है। अब ये वैसे ही है जैसा 498 में बहुत समय तक कितने परिवारों को उसने नुकसान पहुंचाया, और कुछ कई लोगों ने सुसाइड किए। तो अरेस्ट की स्टेज शुरुआत में खाली शिकायत पर नहीं होनी चाहिए, थोड़े से कुछ प्रमाण को देखकर कभी अरेस्ट की पोजीशन करनी चाहिए, यानी कि बेलेबल होना चाहिए एक राइट, जब तक कि कुछ प्रमाण या चार्जशीट नहीं आ जाता। उसके बाद आप उसको गंभीर पनिशमेंट दें, कोई बुराई नहीं उससे, लेकिन इसका मिसयूज ना हो, उसके लिए ये दो परिवर्तन मेरे ख्याल से जरूरी है। पर इससे जुड़ी हुई एक जो और ये परिवर्तन क्यों जरूरी है कि अ, अगर ऐसा चलता रहा और मिसयूज हुआ लॉ का, तो बहुत संबंधों में और अंतरजातीय वैमनस्य और एक डर का माहौल कई जगह क्रिएट हो जाएगा। वो सामाजिक समरसता के लिए ठीक नहीं है बिल्कुल। तो एक तरफ बिल्कुल ठीक बात है कि डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर यहाँ ये समझने की जरूरत है कि जो हमारा बड़ा उद्देश्य है वो क्या है, कि समता मूलक समाज बने। अब हमें ये समझना चाहिए कि जो असमानता है समाज में, वो केवल मुख्यतः डिस्क्रिमिनेशन की वजह से नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन पहले से थोड़ा कम भी हुआ है, हालांकि अभी भी है। जाति को लेकर, कहीं किसी जगह धर्म को लेकर हो सकता है, किसी जगह भाषा को लेकर हो सकता है, और कभी कभी सो कॉल्ड जो मेजोरिटी, जैसे हिंदू को भागना पड़ा कश्मीर से, तो प्रताड़ना कभी कभी सो कॉल्ड मेजोरिटी की भी हो सकती है। तो एक अखिल भारतीय स्तर पर ये लेबल्स बना देना कि ये ग्रुप हमेशा प्रताड़ित ही है और ये ग्रुप हमेशा प्रताड़ना ही करता है, ये भी ठीक नहीं होगा। तो ये इस तरह के कुछ सुधारों की जरूरत है, खासतौर पर जैसा मैंने कहा कि इंडिविजुअल लेवल पर किसी का हरासमेंट ना हो और समाज में समरसता बनी रहे। और डिस्क्रिमिनेशन को जरूर कम किया जाना चाहिए, बिल्कुल उसको अपराध मानना चाहिए, पर ये भी जानना जरूरी है कि डिस्क्रिमिनेशन असमानता का मुख्य कारण नहीं है। आज असमानता का मुख्य कारण है पारिवारिक जो
संसाधन है, उनसे जो सपोर्ट मिलता है वो खाली धन का नहीं होता, खाली वो जातीय नाम का नहीं होता, उससे भी ज्यादा होता है पेरेंट्स के नॉलेज का, जो उससे ग्रूमिंग मिलती है बच्चे को, और इसके अलावा पेरेंट्स के नेटवर्क का। चाहे कोई एक ग्रेड 4 का एम्प्लॉय किसी संस्था में, लेकिन वो अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, किसी सरकारी संस्था में है, तो उसका एक नेटवर्क है जो कि एक परचून की दुकान चलाने वाले से कहीं ज्यादा बेहतर है। और उसका जो सपोर्ट मिलता है किसी युवा को अपना करियर बनाने में, वो कहीं ज्यादा कारगर है असमानता लाने में। जब हम कहते हैं कि समान अवसर होने चाहिए हर युवा के सामने, बिल्कुल सही बात। तो जो पेरेंटल सपोर्ट से जो असमानता आती है, उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अब उसको एड्रेस कैसे किया जाए? उसको नेचुरली हम पेरेंट्स को कोई प्यार या समर्थन, सपोर्ट देने से तो नहीं रोक सकते बच्चे के लिए, लेकिन जिनको नहीं मिल पा रहा है उचित सपोर्ट पेरेंट्स से, क्योंकि उनकी स्थिति वैसी नहीं है, तो वंचित बच्चों की हम बात कर रहे थे, वो किसी भी जाति या धर्म से हो सकते, पारिवारिक उनकी स्थिति के हिसाब से उनके करियर पर बहुत असर पड़ता है। तो उसके लिए सरकार क्या कर सकती है? माँ बाप को समर्थन देने से तो नहीं रोक सकती, पर सरकार ये कर सकती है कि जो भी अ, अ, निचले पायदान पर है सामाजिक हायरार्की में, उन बच्चों के लिए ऐसे ऐसे हैं जिनके पास एक ही कमरे में पूरा परिवार रहता है, पढ़ने तक की जगह नहीं। तो सबसे पहले तो केवल जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं, हर कॉलेज में अच्छा रीडिंग हॉल होना चाहिए, हॉस्टल फैसिलिटीज होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे पास एक सुझाव और है कि मेंटर्स की व्यवस्था सुदृढ़ की जानी चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो एक संपन्न माँ बाप है या अच्छे पोजीशन पर है, वो जो समर्थन दे रहे हैं बच्चे को डाइनिंग टेबल पर, उसका कोई जवाब नहीं है उसके लिए। लेकिन ये स्थिति हो सकती है कि हर विद्यार्थी को मेंटोर भी मिले अपने क्लास टीचर के अलावा, और इससे एक और अच्छा फायदा ये होगा कि बहुत बड़ी बेरोजगारी का समाधान हो जाएगा। आइडियली हर क्लास में 2 टीचर होने चाहिए, और मेंटोर्स का अपॉइंटमेंट होना चाहिए बड़े लेवल पर, जो कि सिलेबस के अलावा और मार्गदर्शन पूरा देंगे बच्चे को, नियमित अपना एक समय देकर। वो ऑनलाइन समय भी हो सकता है, तो इसके लिए बड़े प्रोफेसर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। वो समाज सेवा के नाम पर कुछ समय दें, या उनको सरकार कुछ मानदेय भी दे सकती है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज ये है कि जब भी हम समाधान की बात सोचते हैं, तो एक्चुअली हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर पॉलिसी के शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं, और कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होते हैं, और उनमें से कुछ काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, जो कि उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा कि अगर वैमनस्य बढ़ने के कारण, दुर्भावना बढ़ने के कारण, जातीय विद्वेष कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए, तो उसके लिए हमें जो समता परक नीति है, उसको सहजता से इम्प्लीमेंट करना, डर का माहौल नहीं क्रिएट करना। तो उसके लिए मैंने 2 सुझाव दिए पहले, कि एक तो अवेलेबल होना चाहिए ये, और झूठी शिकायत के ऊपर कुछ रोक होनी चाहिए। और इसके अलावा कभी भी किसी के खिलाफ शिकायत होती है, तो उस एक इंसिडेंट को खाली नहीं देखा जाना चाहिए जो जिसके बारे में झूठ भी हो सकता है। उस व्यक्ति का पिछला बर्ताव कैसा रहा है, क्या वो वाकई विद्वेष रखता है जातीय या धार्मिक, या इस जगह उस कोई भ्रम की स्थिति हुई है, किसी ने मिसअंडरस्टैंड। तो इस हिसाब से ही पनिशमेंट का को एक्टिवेट किया जाना चाहिए, और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, लंबे केसेस नहीं खींचने चाहिए। ये सब बहुत जरूरी है। पर इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये हम लोग दुर्भाग्य से समता की जो नीति अपना रहे हैं इस देश में,
उसमें बहुत ज्यादा हमने वजन दे दिया है समूहों को, समूहों के बीच की समता, पर असमानता के और बहुत बड़े कारण होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, व्यक्तिगत स्तर पर जो पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स है, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, चाहे वो डिसेबल्ड नहीं है लेकिन वो अनीमिक है या उसकी कोई और रोग है उसे, तो उसके लिए समानता कहाँ रह जाती है? उसको किस तरह की सहायता मिलनी चाहिए? या कोई बहुत अच्छी लुक्स नहीं, या सबसे बड़ी बात कि अगर वो ऐसे ग्रुप से है, चाहे वो SC ST में नहीं आता या OBC में नहीं आता, लेकिन वो बहुत छोटा ग्रुप है, जैसे गांव के अंदर हो सकता है कि बनिया प्रताड़ित हो, तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप्स वो कितने ऑर्गेनाइज है इस पे बहुत डिपेंड करता है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि कोई ग्रुप प्रताड़ित है कि उसे अपना घर बार छोड़कर भागना पड़े। अब हमारे देश में घर बार किन को छोड़कर भागना पड़े? कश्मीर के लोगों को। वो तो अपर कास्ट थे, कई जगह दलितों को भी भागना पड़ा, बंगाल में खास तौर पर जैसे हमने अभी हाल में देखा, वो बंगाली हिंदू लेकिन वो दलित थे ज्यादातर। तो हमें एक ऑल इंडिया लेबल्स नहीं बना देनी चाहिए कि हमेशा ये ग्रुप प्रताड़ित ही है और ये ग्रुप प्रताड़ित ही करना है। वो उसमें वेरिएशंस हो सकते हैं, उसके लिए हमें सेंसिटिव होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो करनी चाहिए, हमें समरसता के साथ समानता लानी है। उसके लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होने चाहिए उन बच्चों के लिए भी जो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, कोई विद्वेष रखते हैं जात या धर्म या किसी और नाम पर, उनको हमें सेंसिटाइज करना है। और उन बच्चों के लिए भी जो झूठी कंप्लेंट के चक्कर में पड़ सकते हैं कि झूठी कंप्लेंट का किसी पर क्या असर पड़ता है, इसके लिए हमें अच्छी फिल्में, अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज, अच्छा साहित्य, जीवनियां, ये सब हमें सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम में यूज करनी चाहिए। अब ये बहुत कम हो रहा है, हालांकि नाम के लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, लेकिन जो मेरे को लगता है कि डॉक्यूमेंट्रीज और बायोपिक्स की जो पावर है उसको हम लोग इग्नोर कर, ये मन में उतर जाते हैं और पर्सन को सेंसिटिव बनाते हैं। वो सबसे बड़ा इलाज होता है डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की प्रॉब्लम को कम करने। ये इसके होंगे। और इसके एक लास्ट बात ये है कि ये जो इक्वालिटी की परस्यूट है, जो समता समाज में लाने का जो मिशन है, इसने कई बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, फेयर समाज तभी होगा जब समता भी होगा, तो लेकिन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ आउटकम के लिए जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने ही इक्वल ने जब नहीं बनाया है तो उसको हम अगर जबरदस्ती सरकारी ताकत से थोपेंगे तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। केवल अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। उसके लिए जैसे मैंने कहा कि परिवार जो संसाधन प्रस्तुत करता है व्यक्ति के लिए, उसमें सरकार को कुछ हस्तक्षेप करना होगा ताकि जो अच्छे संसाधन जिन्हें माँ बाप से नहीं मिल पा रहे हैं उनको वो सब चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन का तो मुद्दा दूसरा है, समानता उससे आएगी। और समानता की जो मिशन है हमें याद रखना चाहिए, उसने माओवाद भी पैदा किया है, साम्यवाद भी पैदा किया। ये कभी भी अंधे तरीके से परस्यू नहीं की जानी चाहिए हिंसा के साथ या प्रताड़ना के साथ या विद्वेष के साथ। ये बहुत जेंटल तरीके से और संयम के साथ लाने की जरूरत है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसा मैंने कहा, सभी पॉलिसीज के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो, तो हमें जब समाधान ला रहे हैं तो उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसके लिए एक तरीका ये होता है कि पायलट प्रोजेक्ट पहले किया जाए, एक लिमिटेड एरिया में उसको जारी करके देखा जाए कि इस नीति को या कानून को लाने से क्या असर निकलता है, फिर उसको धीरे धीरे फैलाया जाए। अब हमारे यहाँ अचानक ये UGC ने ये इस सूचना की बहुत बड़ी कमी ये भी है कि पर्याप्त डिस्कशन नहीं हुआ इस पे। UGC के ऑफिशियल्स को मीडिया में, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल लिखने चाहिए थे, टीवी पर आकर डिबेट करना चाहिए था, सुझाव मांगने चाहिए थे ओपनली, ये नहीं कि वेबसाइट पर कहीं डाल दिया बस।
उसके बाद इस तरह के बड़े परिवर्तन लाए जाने चाहिए, वरना वही होता है जैसा वीपी सिंह ने मंडल कमीशन के साथ किया। तो मैं यहाँ कहूंगा कि जो समाधान है वो एक्चुअली एक तो उस लेवल पर है जो आदर्श है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होगा हमारी डेमोक्रेसी में, और एक हम्म वो है जो प्रैक्टिकल है वो भी इग्नोर किया जा रहा है। तो मैं बताता हूँ कि वो क्या है जो एक्चुअल में होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होगा, पर उसकी कम से कम जानकारी होनी चाहिए। समाधान ये है कि समानता को केवल जातीय और आर्थिक भी स्तर पर ना देखा जाए इस इश्यू को, लेकिन जो व्यक्ति सफर करता है अन्य संसाधनों के अभाव में, जैसे फैमिली का, जैसे मैंने बताया, दूसरा है उसकी हेल्थ को लेकर बहुत सफर कर सकता है, कोई साइकोलॉजिकली बहुत सफरिंग हो सकता है। तो उन चीजों को भी हमें समानता की जब बात कर रहे हैं उनके लिए नीतियां होनी चाहिए। और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स कई बार सो कॉल्ड माइनॉरिटी हो सकते हैं, लेकिन किसी स्थान पर वो प्रताड़ना कर सकते हैं, उसको हमें उसके लिए सेंसिटिव रहना चाहिए। तो आवश्यक ये होगा कि एक तो रिजर्वेशन मेरे हिसाब से अच्छी पॉलिसी नहीं है। समता लाने के लिए क्रेडिट्स होने चाहिए डिसएडवांटेज लोगों के लिए, उनको एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जो भी किसी भी रूप से वंचित है, केवल जाति के नाम पर ही नहीं, जाति भी उसमें इम्पोर्टेंट है, लेकिन जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर ही नहीं, बल्कि जैसा मैंने कहा, अगर कोई फैमिली के लेवल पर किसी रूप में वंचित है, वो हो सकता है कई बार अपर कास्ट का हो, या कोई दलित है लेकिन वो उसकी फैमिली एलिट्स में है, बहुत वेल ऑफ है या ऑफिशियल क्लास से है, तो उसकी स्थिति अलग हो सकती है। तो इस तरह से हमें फैमिली के स्तर पर देखना चाहिए, ना कि खाली जाति जाति के स्तर पर भी होने चाहिए, लेकिन खाली उस पर नहीं होना जो हम असमानता का समाधान लाने की कोशिश कर रहे हैं। और रिजर्वेशन की बजाय जैसे मैंने कहा क्रेडिट्स, एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलने चाहिए वंचित लोगों को। दूसरा क्या है कि हमें जो असमानता के अन्य स्रोत है उनको ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं ये, लेकिन ये हमारे समाज में नहीं होगा अभी, इस ये दीवार से सर मारने की बात है, ये रिजर्वेशन अभी नहीं लगता, शायद कभी नहीं, लेकिन अब प्रैक्टिकल कुछ चीजें हैं जो हो सकते हैं, वो भी ये अधिसूचना नहीं ध्यान दे रही है, अभी हमारी नजर उससे नहीं जा रही है। जैसे मैंने कहा, कम से कम ये तो हम कर सकते हैं कि SC/ST एक्ट के जो अपराध है उनको वेलेबल बनाए शुरुआत में, कम से कम पनिशमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन फॉल्स कंप्लेंट्स के लिए एक नजर रखी जानी चाहिए। और दूसरा जो मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है, समानता तब आएगी जब हम कम से कम यूनिवर्सिटी अच्छे रीडिंग हॉल्स, हॉस्टल्स वगैरह प्रोवाइड करें हर जगह, और मेंटोर सिस्टम, जो जिनको पेरेंटल सपोर्ट पूरा नहीं मिल पा रहा है, ऐसे बच्चों को वो जरूर मिलना चाहिए। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अगर हम 6% ऑफ GDP जो हमारा कोठारी कमीशन से टारगेट है, अगर वो कर दे तो ये सब हो सकता है। हम्म अभी हमने शिक्षा पर खर्चा थोड़ा सा बढ़ाया, 3% ऑफ GDP से लेके 4.5% पर आ गए, पर अगर हम इसको 6% कर दें तो ये सब चीजें आसानी से हो सकती हैं, और इससे एक बहुत बड़ा लाभ ये निकलेगा कि लाखों नौकरियां नई आ जाएंगी हम्म जब हम मेंटोर सिस्टम हर शिक्षण संस्थान में लागू कर दें। हम्म उससे काफी हद तक तो बेरोजगारी की समस्या समाधान हो जाएगा, जो एक बहुत बहुत बड़ी प्रताड़ना का एक स्रोत है कि बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। ये मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन जो सर एक बार बार जो बातें कही जा रही हैं कि कहीं इस बिल के आड़ में पुनः अन्य बच्चों का उत्पीड़न न होने लगे, तो उस चीज को रोकने के लिए सरकार को पहल तो करनी चाहिए। पता नहीं सरकार ने इसकी पहल क्यों नहीं की। क्या इसे वोट बैंक को खुश करने का एक हथकंडा समझा जाए, या फिर OBC SC ST को वोट लपकने का एक माध्यम, जैसा कि अन्य विश्लेषक इसको इस तरह के शीर्षकों से व्याख्यायित कर रहे हैं। नहीं, ये इस खाली इस सरकार की बात नहीं है।
आइडेंटिटी ग्रुप्स को लेकर ही समानता का मिशन चलाना, ये एक शुरुआत से ही हमारी कमजोरी रही है। इसका केवल विरोध पटेल जी ने किया था, लेकिन ये हम लोग इस चीज में अब फंस गए हैं और इससे मेरे को नहीं लगता कि बाहर निकलना अभी संभव है। ये कोई बड़ा नेपोलियन टाइप का लीडर आएगा, वही इस का निराकरण करके एक जो सही समता की नीति होनी चाहिए, ग्रुप्स के बियॉन्ड कौन वंचित है उसको आंकने का, उसको स्पेशल इसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का जो सरकार का जिम्मा एक फेयर समाज के लिए होना चाहिए, वो ग्रुप्स के बियॉन्ड सोचने की जरूरत है। पर वो हमारे ख्याल से अभी नहीं हो सकता, और ये खाली इस सरकार को मैं आलोचना नहीं करना चाहूंगा। वोट बैंक की ये एक इससे जो जुड़ गया है मुद्दा, वो उसके शुरुआत से ही हमारे डेमोक्रेसी में रहा है। कोई अन्य और और पहलू जिसके ऊपर हमें लेकिन उसको विचार हम लोग करना मॉडरेट कर सकते हैं, जो मैंने कहा कि अवेलेबल बना दिया जाए, उसकी पीड़ा को हम कम कर सकते हैं, उसके अंदर जो जुल्म आ सकता है उसको हम काफी हद तक सीमित कर सकते हैं, अगर ये 2-3 सुधार जो मैंने बताए उनको कर दिया जाए। और इसकी बजाय जो असल में सहायता मिलेगी वंचित समाज को, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से, और हर क्लास में 2 टीचर होने चाहिए, जो कि खास तौर पर जो वंचित समाज उसको समय दे, जो उनके पेरेंट्स से उनको नहीं मिल पाता, तब ये समानता के अवसर बनेंगे। कोई अन्य और पहलू सर जिसके ऊपर विमर्श करने की आवश्यकता है? बस मैं उसी पे एक क्योंकि वो व्यापक हर नीति के लिए लागू होता है, मैं कहूंगा कि हमेशा जब भी हम बड़े चेंज करते हैं कानूनी स्तर पर या नीति के स्तर पर, तो ध्यान रखें कि अनइंटेंडेड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस होते हैं। उनको चेक करने के लिए पहले पायलट के रूप में छोटे स्तर पर लागू किया जाना चाहिए कोई भी कार्यक्रम, और फिर उसको व्यापक बनाया जाना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि हमेशा नीतियां ऐसे बननी चाहिए कि सिंगल आइडियल को लेके नहीं, अगर हमें समानता लानी है तो समरसता भी रखनी है, और व्यक्ति की जो आजादी है उसको भी बनाए रखना है समता के साथ साथ। तो इन गोल्स को हमें मिला के चलना होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्योंकि प्रॉपर डिबेट्स भी नहीं हो पाते कई बार पार्लियामेंट में, कुछ सिंगल माइंडेड परस्यूट वाले लोग कानून बनवा देते हैं, जैसे कि 498 का कानून पहले बना, खाली एक एम को लेकर। अब बाकी उसके जो अच्छे गोल्स हैं उनसे भी तो उसका तारतम्य होना चाहिए, परिवार को थोड़ी तोड़ना है। तो हमें मल्टीपल गोल्स को ध्यान में रखकर कोई भी परिवर्तन नीति या कानून के स्तर पर लाना चाहिए। बहुत अच्छा सर, आपने उन पहलुओं के ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित कराया जिनकी चर्चा आज प्रासंगिक नजर आती है। एक नजर से तो यही लगता है कि यह राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का एक अभियान है, किंतु इसके साथ साथ शैक्षणिक परिसर में समानता स्थापित करने के लिए किन पहलुओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपने उन पहलुओं को हमारे सामने रखा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी उन धन्यवाद। सारे से रूबरू हुए होंगे और परिचित हुए होंगे, और एक शैक्षणिक परिसर में आरक्षण के अतिरिक्त अन्य कई और माध्यम जिनकी आज आवश्यकता है लागू करने की, ताकि समाज में समानता स्थापित हो और जातिगत उत्पीड़न